नमस्कार श्रोताओं। आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से डॉक्टर रुचि पांडे आज आपके सामने फिर उपस्थित हूँ एक नया सा टॉपिक लेके। आपको पता ही होगा ये 15 जून के बाद बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और बरसात का मौसम शुरू होने के साथ साथ हम तेज़ बारिश में भीगना भी पसंद करते हैं। परंतु जो मैं आज टॉपिक लेके आई हूँ वो एक बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक है। कई लोग उसके बारे में जानते भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। जानते होंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं जानते हो तो मैं उसके बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। मेरा आज का जो टॉपिक है वो है एसिड रेन। जैसे कि आपने सुना है कि तेज़ बारिश के बारे में आपने सुना होगा और इस तेज़ बारिश की वजह से ये भी सुना होगा कि ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन आपको ये पता है कि इसका होने का कारण क्या है? आज इस टॉक के जरिए हम तेजाबी बारिश के बारे में बताएंगे। तेजाबी बारिश या अम्लीय वर्षा के बारे में बताएंगे। अम्लीय वर्षा के प्रभाव से न केवल कुछ विशेष क्षेत्रों या देशों को खतरा है, बल्कि एक विश्वव्यापी संकट के रूप में यह उभर कर हमारे सामने उपस्थित है। नवीन अनुसंधानों से ज्ञात होता है कि अम्लीय वर्षा, जिसे हम एसिड रेन कहते हैं, का प्रभाव संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र पर पड़ता है। ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा कार्बनिक पदार्थों के विघटन के फलस्वरूप प्राकृतिक रूप से ही यह अम्ल बनता रहता है, किंतु प्रकृति स्वयं इस अम्ल को पर्यावरण के साथ संतुलित कर लेती है। और वास्तविकता तो यह है कि औद्योगिक क्रांति से पूर्व अम्लीय वर्षा जैसी किसी समस्या का जन्म ही नहीं हुआ था। वास्तव में अम्लीय वर्षा के जन्म की कहानी 20वीं सदी के दूसरे शतक से प्रारंभ होती है, जब कोयला और पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों का उपयोग बढ़ने लगा था। एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे B.H. कपूर और जॉन ए लेपोज, 1976 की बात है, का मानना है कि अम्लीय वर्षा की 1911 में सर्वप्रथम सूचना देने का श्रेय लीड्स विश्वविद्यालय, इंग्लैंड के चार्ल्स क्रोथर और ऑर्थर जी रुस्ट्रीन को जाता है, जिन्होंने लीड्स के औद्योगिक नगर में अम्लीय वर्षा का पीएच मान 3.2 निकाला था। बाद में नॉर्वे के वैज्ञानिकों ने अपने यहाँ झीलों में मछलियों की संख्या में लगातार कमी का कारण झीलों के जल में बढ़ती हुई अम्लता को ठहराया। वैसे यह दूसरी बात है कि झील के जल की बढ़ती अम्लता का कारण वास्तव में 1960 में जाके मालूम हुआ। पिछले दशक में जिस तेजी से जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल बढ़ रहा है, उसी के कारण हिम और वर्षा जल अम्लीय होता जा रहा है। एक जीव वैज्ञानिक के अनुसार अम्लीय वर्षा प्रांतों, राज्यों, राष्ट्रों के बीच एक ऐसी रासायनिक युद्ध है जिसका पूर्व अनुमान नहीं किया जा सकता है। परंतु मैं बार बार कह रही हूँ, अम्लता 3.2 निकली, अम्लता का मान लगातार बढ़ता जा रहा है, अम्लता का मान लगातार घटता जा रहा है, तो मुझे यह भी बता देना उचित होगा कि अम्लता की रेंज क्या होती है, इसकी एक सीमा क्या होती है, कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा, कितना उचित होगा, कितना अम्लीय होगा, कितना क्षारीय होगा। अम्लता को नापने के लिए हम पीएच का यूज करते हैं। पीएच स्केल का जो स्केल होता है, पीएच मीटर फाइंड किया जाता है। पीएच जो का स्केल होता है वो 0 से 14 तक होता है, जिसमें अगर पीएच मान 7 है तो वह उदासीन माना जाता है। अगर 7 से नीचे है, 7 से नीचे का मतलब क्या, 7 to 0, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, तो 7 से नीचे को कहने का मतलब है 7, 5, 6, 5, 4, तो 7 सबसे कम हुआ, 7 तो उदासीन हो गया, और 7 से नीचे 0 सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। तो मैंने बोला कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान लगभग 3.2 पाया गया था फर्स्ट टाइम। 3.2 क्या है, बहुत ज्यादा अम्लीय माना जाएगा। और 7 से ऊपर 14 तक जो मान होगा वो क्षारीय होगा। कहने का मतलब 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो 14 सबसे ज्यादा क्षारीय माना जाएगा। तो 7 क्या होगा, मिड की वैल्यू होती है। लेकिन प्रश्न ये था हमारा अम्लता की रेंज, परंतु क्वेश्चन उठता है ये अम्लीय होने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो आमतौर पर अम्लता का कारण वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में जो कार्बनिक अम्ल होता है वो होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्चुअल में जल के साथ अभिक्रिया करके कार्बनिक अम्ल बनाती है, और कार्बनिक अम्ल एक तनु अम्ल है जो पानी में धीरे धीरे विघटित होता रहता है
और इस हमले से पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचती है। इस कारण वर्षा जल को शुद्ध जल माना जाता था और इसका मान 5.6 माना जाता था। परंतु वर्षा जल की अम्लता का मान लगातार SO2 का मिक्स होना है, सल्फर डाइऑक्साइड का मिक्स होना। इसका मुख्य कारण SO2 गैस मानी गई है, जो कि तांबा और निकल के प्रगालकों और जीवाश्म ईंधन को जलाने से गांव तथा शहरों से निकलती है। यह गैस निरंतर वातावरण में ऊपर उठती रहती है और वातावरण को दूषित करने का मुख्य कारक होती है। तो कहने का मतलब है CO2 कार्बोनिक अम्ल बनाती है और सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिक्स होकर क्या करती है, हमारे वाटर को एसिडिक बनाती है, यानी कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी मानी गई है। अब ऐसा नहीं है कि पानी के साथ SO2 मिक्स हो गई तो वह एसिड रेन हो गई। एसिड रेन को भी मुख्यतः 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है, गीली एसिड रेन, सूखी एसिड रेन। जब एसिड रेन बारिश, बर्फ, कोहरा या धुंध के रूप में जमीन पर गिरती है और तो वह वातावरण के से एसिड को निकालकर उसे पृथ्वी की सतह पर जमा देती है। उसके बाद एसिड भूमि के माध्यम से बहने लगता है, जिससे पौधे, जानवर, जलीय जीवन का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है और यह नालों से निकलकर गंदा पानी नदियों और नहरों जैसे जल स्रोतों में बह जाता है, जिसके बाद यह समुद्र के पानी में मिलकर जलीय जीवन को प्रभावित करता है। कहने का तब है कोहरे बारिश के रूप में गीले रूप में जब होती है और वो हमारे वातावरण को, पारिस्थितिक तंत्र को प्रभावित करता है, तो हम इसे कहते हैं गीली एसिड रेन के नाम से जानते हैं। सूखी एसिड रेन क्या हुई, जब अम्लीय प्रदूषक, धूल या धुएं मिलकर सूखे कणों के रूप में जमीन पर गिरते हैं। जब गीले के रूप में हो तो गीले एसिड रेन, जब सूखे कणों के रूप में जमीन पर गिरते हैं और यह जमीन की अन्य सतह जैसे इमारत, कारों, घरों, पेड़ों और स्मारकों पर चिपक जाते हैं, तो यह अधिकांश जमाव भाग अम्लीय प्रदूषण का कारण माना गया है। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ एसिड रेन के कारण क्या है, मुख्य कारण जो माने गए हैं वो क्या है। ये तो पहले ही बता दिया मैंने आपको कि एसिड रेन मूल रूप से जीवाश्म ईंधन के दहन के कारण होती है, जो वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा देती है। इसके जो स्रोत माने गए हैं मेनली, यानी कि जो कारण माने गए हैं, वो है प्राकृतिक स्रोत और मानव संगठित स्रोत। प्राकृतिक स्रोत में एसिड रेन के प्राकृतिक स्रोत में मुख्यतः ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखी बड़ी मात्रा में लावा को उत्सर्जित करता है, जिससे हानिकारक गैसों का उत्पादन करता है, जिसमें एसिड रेन सामान्य मात्रा से अधिक होती है। वनस्पति, जंगल की आग, अन्य जैविक प्रक्रियाओं में से जो गैस उत्पन्न होती है उसके कारण भी एसिड रेन बनती है। डाइमिथाइल सल्फाइड वायुमंडल में उपस्थित सल्फर युक्त एक प्रमुख जैविक योगदानकर्ता का विशिष्ट उदाहरण है। बिजली गिरने से नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है, जो नाइट्रिक एसिड के उत्पादन के लिए विद्युत गतिविधियों के माध्यम से पानी के अणुओं के साथ रिएक्शन करके, प्रतिक्रिया करके एसिड रेन का निर्माण करती है। तो हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके, पानी के साथ रिएक्शन करके नाइट्रिक ऑक्साइड बना के हमारे वातावरण को एसिड रेन के रूप में प्रदूषित करती है। दूसरा है मानव संगठित स्रोत। तो मानव गतिविधियों में सबसे पहला शामिल है कारखानों, बिजली उत्पादक परिसर, ऑटोमोबाइल उद्योगों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस, जो रासायनिक रूप से एसिड रेन की मात्रा को बढ़ा देती है। इसके अलावा बिजली उत्पादन के लिए कोयले का उपयोग, गैसीय उत्सर्जन इसका प्रमुख कारण है, जो सीधे सीधे एसिड रेन को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होता है। इन गैसों में मौजूद पानी, ऑक्सीजन व अन्य रसायनों के साथ प्रतिक्रिया होती है ताकि वे सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जैसे अम्लीय यौगिकों का निर्माण कर सके और यह अम्लीय यौगिक हमारे पानी में मिक्स होकर हमारे वायुमंडल में एसिड रेन का निर्माण करते हैं। अब एसिड रेन के कारण अगर प्राकृतिक और मानव रूप से हैं तो उनको एसिड रेन से बचने के कई तरीके भी हमें ज्ञात होने चाहिए। तो मैं अब आपको कुछ एसिड रेन से बचने के कुछ तरीकों के बारे में जानकारी दूंगी। प्राकृतिक कारणों से होने वाली एसिड रेन को रोका नहीं जा सकता क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से हो रही है, लेकिन ऐसे तरीके जिसमें हम मानव निर्मित कारणों से होते हैं को हम एसिड रेन से बच सकते हैं। एसिड रेन से इस कारण से बचा जा सकता है, जिसके निम्न प्रकार हैं। जैसे चूने के पत्थर का उपयोग करके, जिसे लाइमिंग प्रक्रिया माना जाता है, के द्वारा लोग झीलों, नदियों
व अन्य प्राकृतिक स्रोतों को एसिड रेन के कारण होने के वाले नुकसान की मरम्मत कर सकते हैं। इसके तहत अम्लीय सतह में चूने को डाला जाता है। पानी जो कि चूने को डालने का मुख्य कारण यह है कि चूना पानी की अम्लता को संतुलित करता है। यद्यपि यह केवल SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्सर्जन की व्यापक चुनौतियों को सुलझाने और मानव स्वास्थ्य के जोखिम के लिए अल्पकालीन समस्या का समाधान प्रदान करता है, परंतु समस्या का समाधान तो हो ही रहा है। तो कहने का मतलब है, अगर चूने का झीलों वगैरह पानी वगैरह में डाला जाए तो उसकी एसिडिटी यानी कि अम्लता संतुलित होती है। दूसरा, लाखों लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से SO2 या नाइट्रोजन के ऑक्साइड के उत्सर्जन में योगदान देते हैं। तो ऐसे लोगों को ऊर्जा संरक्षण के बारे में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है, जैसे कि रोशनी या विद्युत उपकरणों का उपयोग न करने पर उन्हें बंद करना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करना, कुशल बिजली के उपकरणों का इस्तेमाल करना तथा हाइब्रिड वाहनों को उपयोग में लाना, जिससे कम से कम सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन का ऑक्साइड का उत्सर्जन हो। अगर ये प्रोसेस अप्लाई की जाए तो SO2 और NO2 की मात्रा क्या होगी, नाइट्रोजन के ऑक्साइड की मात्रा कम उत्सर्जित होगी, जो हमारे वातावरण को कम दूषित करेगी। जीवाश्म के अलावा कई ऊर्जा स्रोतों की विस्तृत श्रृंखला है जिसके द्वारा हम विद्युत शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं। इसमें पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा शामिल है। तो ये ऊर्जा के स्रोत जीवाश्म ईंधन की बजाय प्रभावी विद्युत शक्ति का विकल्प प्रदान कर सकते हैं। जरूरी नहीं आप इन मेथड को यूज करें, आप क्या कर सकते हैं, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इन भूतापीय ऊर्जा का प्रयोग करके विद्युत शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, वातावरण हार्मफुल भी नहीं होगा, वातावरण हमारा दूषित भी नहीं होगा, और वातावरण अगर हमारा दूषित नहीं होगा तो मानव स्वास्थ्य भी कम प्रभावित होगा। ये तो मैंने कुछ 2-3 उपाय बताए जो हमारे वातावरण को साफ करने के लिए उत्तरदायी हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी हवा को साफ करने के कई तरीके हैं, लेकिन आबादी और तेजी से औद्योगिकरण में वृद्धि के कारण हम एसिड रेन की घटना को कम करने के लिए युद्ध पद्धति का प्रयास करें तो हमारे पर्यावरण को भारी नुकसान होने से रोका जा सकता है। हमारा पर्यावरण अगर नुकसान से बचेगा तो वह देश के लिए तथा दुनिया के लिए लाभप्रद होगा, और यह पूरी दुनिया को एक दिशा के रूप में इस काम के लिए योगदान देने की आवश्यकता है। आशा करती हूँ आपको एसिड रेन से रिलेटेड जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।